के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन का किया आह्वान। 4 जनवरी को वृंदावन में होगा श्री गणेश। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा बीएचयू के केएन उड़प्पा सभागार में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने श्री अन्न पर जारी किया विशेष आवरण। और नगर निगम ने शुरू किया महासफाई अभियान। मलदैया चौराहे पर उतरे महापौर। और अब खबरें विस्तार से। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा बीएचयू में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय विकास कार्यालय वाराणसी द्वारा एमएसएमई विकास पर आधारित 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 12 दिसंबर मंगलवार को शाखा एमएसएमई विकास कार्यालय वाराणसी द्वारा रामनगर औद्योगिक संघ एवं अटल इंक्यूबेशन सेंटर बीएचयू के सहयोग से केएन उड़प्पा ऑडिटोरियम बीएचयू वाराणसी में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को वैश्विक बाजार के अनुरूप तैयार करना था। कार्यक्रम के दौरान निखिल टी फुंडे आईएएस जिलाधिकारी चंदौली ने कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सहायताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें वेंडर विकास, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, सरकारी टेंडरों में एमएससी उद्यमियों को उपलब्ध छूट, जिन पर विक्रेता पंजीकरण, डिजाइन डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क, इनोवेशन इत्यादि प्रमुख विषय रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके मुख्य अतिथि निखिल टी फुंडे आईएएस जिलाधिकारी चंदौली ने किया। जिलाधिकारी ने निवेशकों एवं एमएसएमई उद्यमियों से इस अवसर का लाभ लेकर अधिक से अधिक रोजगार सृजन का आह्वान किया। कार्यक्रम में रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने बताया कि एमएसएमई के विकास पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में आए हुए सभी प्रतिभागी स्कीमों का फायदा ले तथा आज के समय में पूरे विश्व में सफलता का परचम लहराए। एमएसएमई विकास कार्यालय प्रयागराज से पधारे एलबीएस यादव संयुक्त निदेशक ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए इसके उद्देश्यों व लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी कि कैसे भारत सरकार की स्फूर्ति एवं एमएसईसी डीपी क्लस्टर योजनाओं का लाभ लेकर क्षेत्रीय उत्पाद की उत्पादकता व गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। एआईआईटी बीएचयू व बीएचयू के प्रोफेसर लोगों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन को दिया। फीओ कानपुर से पधारे आलोक श्रीवास्तव सहायक निदेशक ने निर्यात करने के लिए विस्तार से सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला। सुनील कुमार ने निर्यात रिस्क कवर हेतु ईसीजी की स्कीम का फायदा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर जहीर ने डिजाइन इंटरवेंशन व लखनऊ से पधारे प्रवीण बागवानी ने जेम पर व्याख्यान दिया तथा सभी को जेम पर सप्लाई करने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी। अटल इंक्यूबेशन सेंटर के प्रोफेसर पीवी राजीव ने स्टार्टअप के ऊपर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संयोजन बीके राणा सहायक निदेशक एमएसएमई ने किया। स्वागत संबोधन राजेश चौधरी सहायक निदेशक एमएसएमई और धन्यवाद ज्ञापन रितेश बर्नवाल सहायक निदेशक एमएसएमई ने दिया। जो है एमएसएमई के विकास के लिए जो डिफरेंट पहलू है, जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का है, क्वालिटी कंट्रोल्स का है, इसके साथ एक्सपोर्ट्स के लिए है, इसके साथ साथ डिज़ाइन है, और हमारी जो एमएसएमई की सारी स्कीम्स है, इसके साथ साथ जो स्टार्टअप्स है उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या जो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारी की सारी इस कार्यक्रम में डिस्कस की जाएंगी। इसके साथ साथ ये है कि जो कुछ लोग नए लोग हैं, प्रॉस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए भी कुछ हमारी जो स्टार्टअप्स की स्कीम्स हैं और साथ में हमारी जो मंत्रालय की स्कीम है उसकी भी जानकारी दी जाएगी। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने श्री अन्न पर विशेष आवरण जारी किया। भारतीय डाक विभाग एवं प्रयाग फिलाटेलिक सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने श्री अन्न पर 12 दिसंबर को एक विशेष आवरण व निरूपण का विमोचन किया। प्रधान डाकघर वाराणसी में आयोजित इस कार्यक्रम में इस विशेष आवरण पर अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष पर जारी डाक टिकट लगाकर इसका विरूपण किया गया। वाराणसी पूर्वी मंडल के प्रवर डाक अधीक्षक राम निवास कुमार, वाराणसी पश्चिमी मंडल के डाक अधीक्षक विनय कुमार, सीनियर पोस्ट मास्टर पीसी तिवारी, प्रयाग फिलटेलिक सोसाइटी के अध्यक्ष प्रमोद कुमार बंसल और सचिव राहुल गांगुली भी उपस्थित रहे।
पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने विशेष आवरण जारी करते हुए कहा कि मिलेट्स सदियों से हमारे भोजन का पारंपरिक हिस्सा रहा है। मिलेट्स फसलों के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसकी विशिष्टता के मद्देनजर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। मिलेट्स को सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ अन्य फसलों की तुलना में कम जल और कृषि साधनों की आवश्यकता होती है। यह आजीविका सृजन और पूरे विश्व में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी व्यापक संभावना की दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि डाक टिकट और विशेष आवरण अतीत को वर्तमान से जोड़ते हैं। एक जिला एक उत्पाद जीआई उत्पादों से लेकर कृषि उत्पादों तक विरासतों, विभूतियों और विभिन्न पहलुओं पर डाक टिकट और विशेष आवरण देश दुनिया में इनकी ब्रांडिंग कर नई पहचान दे रहा है और समावेशी विकास के तहत वोकल फॉर लोकल एवं आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देते हैं। फिलेटली को हॉबी के रूप में अपनाकर युवा वर्ग भी डाक टिकटों और विशेष आवरणों के माध्यम से तमाम जानकारियां प्राप्त कर ज्ञान में रचनात्मक अभिवृद्धि कर सकेंगे। डाक विभाग प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। प्रवर डाक अधीक्षक राम निवास कुमार ने बताया कि उक्त विशेष आवरण नए निरूपण 25 रुपए में फिलेटलिक ब्यूरो वाराणसी प्रधान डाकघर में उपलब्ध होगा। भारतीय डाक विभाग और प्रयाग फिलाटेलिक सोसाइटी के तत्वाधान में आज वाराणसी प्रधान डाकघर में मिलेट्स श्री अन्न समृद्ध विरासत संभावना भरपूर विषय पर एक स्पेशल कवर और कैंसिलेशन जो है जारी किया गया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक संकल्प दोहराया है कि हम लोगों को मिलेट्स का जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है और इसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उसी कड़ी में जो है डाक विभाग का प्रयाग फिलाटेलिक सोसाइटी के साथ तत्वाधान में एक संयुक्त प्रयास है और इसका उद्देश्य है कि जो मिलेट्स है उसकी जो है हम लोग जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ब्रांडिंग कर सकें, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है जागरूक कर सकें। यहाँ तक मिलेट्स की बात है, अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है मिलेट्स का उत्पादन इंडिया में होता है। और अब कभी जब हम लोग इसको मोटा अनाज कहा करते थे, आज वो मोटे अनाज से लेकर करके श्री अन्न और इंटरनेशनल रूप में देखें तो सुपर फूड का जो है एक उसको दर्जा मिल चुका है। और वास्तव में जो है मिलेट्स बहुत अच्छी चीज़ है। हम सभी लोगों को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। नगर निगम ने महासफाई अभियान की शुरुआत की है, जिसमें सड़क पर सफाई करने महापौर भी उतरे। आगामी दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन को देखते हुए वाराणसी शहर में बेहतर सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंगलवार से महासफाई अभियान प्रारंभ किया गया। नगर निगम का पूरा सफाई अमला नगर के सभी वार्डों में उपस्थित होकर प्रातः सफाई में लग गया। महासफाई अभियान में मलदहिया क्षेत्र में महापौर अशोक तिवारी के नेतृत्व में झाड़ू लगाकर सफाई की गई। महापौर के साथ समाज सेवी सुनील त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल प्रमुख रूप से उपस्थित थे, जिन्होंने सफाई की। शहर की कई जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। आज की सफाई में सभी स्थानों से लगभग 105 टन कूड़ा एकत्रित कर निस्तारण कराया गया। नगर निगम के द्वारा यह महासफाई अभियान आगामी 17 दिसंबर तक चलाया जाएगा। काशी क्षेत्र के इस वाराणसी महानगर में हम क्षेत्र अध्यक्ष और हमारे लोकप्रिय महापौर और महानगर के सम्मानित अध्यक्ष विद्यासागर राय जी एवं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, यह पार्टी द्वारा जो स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें हम सभी लोग एकत्रित होकर के एक पखवाड़े तक महानगर और ग्रामीण क्षेत्र में के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और इस स्वच्छता के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता पैदा करना है और जागरूकता पैदा जब होगी तो आम जनमानस में स्वस्थ भारत का नारा जो बुलंद होगा, यही मुख्य उद्देश्य है। नगर निगम द्वारा ये 8 दिन का 100 वार्डों में एक स्वच्छता अभियान चालू किया गया है। क्योंकि हमारे सांसद और देश के विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी काशी आते हैं तो एक विशेष अभियान हम लोग चलाते हैं। अभियान तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन उनके आगमन पर 1 हफ्ते का लगातार स्वच्छता अभियान चलता है। सभी वार्डों में हमारे पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और आम जनता की सहभागिता से हम लोग स्वच्छता का अभियान चलाते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन का आह्वान किया।
ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन का आह्वान किया। इस संदर्भ में मंगलवार को केदारघाट स्थित विद्यामठ में आयोजित प्रेस वार्ता में स्वामी जी ने बताया कि इस गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत 13 दिसंबर को वाराणसी से भारत के सभी प्रदेशों के लिए गौ दूतों की नियुक्ति किया जाएगा। यह गौदूत संत उन प्रदेशों के गौ भक्तों से मिलकर आंदोलन को गति प्रदान करेंगे, जबकि आगामी 4 जनवरी 2024 को वृंदावन में सभी प्रदेशों के गौ भक्तों की एक विशेष गौ सभा आयोजित होगी, जिसमें आंदोलन के विविध पहलुओं को स्पष्टता देते हुए कमर कसी जाएगी। 15 जनवरी से 23 जनवरी तक 9 दिनों में दिल्ली में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के लिए 9 विशेषज्ञ समूहों की बैठक आयोजित की जाएगी। शंकराचार्य ने कहा कि इस आंदोलन से भी काम नहीं बना तो 30 जनवरी को विशेषज्ञों से प्राप्त निष्कर्षों के साथ गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के लोगों का प्रतिनिधि मंडल देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे। यदि फिर भी काम नहीं बना तो 6 फरवरी 2024 को प्रयागराज में बृहद गौ संसद का आंदोलन होगा, जिसमें देश की सभी संसदीय क्षेत्रों से एक गौ प्रतिनिधि मनोनीत होकर सम्मिलित होंगे और देश की जनता की ओर से प्रस्ताव पारित करेंगे। इसके बावजूद यदि फिर भी काम नहीं बना तो दिन 10 मार्च को पूरे देश से दिल्ली में गौ भक्त एकत्रित होंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। इस मौके पर अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति की आत्मा है। महाभारत के अनुसार सृष्टि की रचना के इच्छुक ब्रह्मा जी ने सबसे पहले गौ माता का निर्माण किया था ताकि उनकी सृष्टि का पोषण हो सके। पोषण के अपने इसी गुण से गाय विश्व माता कहलाई। इसे वेदों और पुराणों में अहन्या अवध्या कहा गया, पर दुर्भाग्य से इस समय विश्व में सबको पालन पोषण करने वाली को काटने और खाने का चलन हो रहा है, जो कि भारतीय कृतज्ञ संस्कृति पर कलंक की तरह है। शंकराचार्य ने कहा कि पूर्व काल में राजा परीक्षित के सामने कलयुग में डंडे से गौ को मारना चाहता, तब वे उसे मृत्यु दंड दे रहे थे और आज के राजा गाय को काटने और कल्याण पुकार करते हुए देखकर भी कैसे चुप रह सकते हैं। गौ माता के इसी करुण पुकार को सरकार के सामने सरकार के सुनाने और सरकार द्वारा गौ व्यथा को दूर कर उन्हें अभय और प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी गौ प्रतिष्ठा आंदोलन आरंभ हुआ है, जिसको देश के चारों पीठों के पूज्य शंकराचार्य एवं अन्य विशिष्ट धर्माचार्यों के साथ साथ कुछ प्रदेशों के विधानसभाओं का भी सहयोग मिल रहा है। देश में गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए संतों ने आंदोलन आरंभ किया है। उसी आंदोलन में समर्थन देने के लिए, सहयोग देने के लिए हमसे भी उन्होंने अनुरोध किया था। तो हमने आज अपनी ओर से 37 संतों को 37 प्रदेशों में गौ माता के इस आंदोलन में सहयोग करने के लिए भेजा है। बस इसी बात को बताने के लिए आपके साथ। महाराज जी, राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, आप जा रहे हैं? राम मंदिर की बात तब होगी जब गौ हत्या की बंदी हो जाए। उसके पहले बाकी चीज़ें हमारे फोकस में नहीं है, हमारे ध्यान में नहीं है, हो रही होंगी। हमारे तो बस एक ही ध्यान है इस समय कि गौ माता की रक्षा हो। महाराज जी, ये संत जो है किस तरह से आपका समर्थन कर रहे हैं? किस तरह ये संत जो है आए हैं, संत महात्मा किस तरह समर्थन कर रहे हैं? जगह जगह से आए हैं और सब कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए और हम इसके लिए समर्पित हैं और वो जो आप कहें करने को तैयार हैं। और यह वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में द लास्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह का लोकार्पण 14 दिसंबर को होगा। जगतगंज राज परिवार रिसर्च कमेटी अपने अतीत के गौरवशाली इतिहास को प्रकाश में लाने के लिए जगतगंज राज परिवार बनारस ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक द लास्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह का प्रकाशन किया है, जिसका लोकार्पण 14 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित कृषि विज्ञान संस्थान के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में होगा। साथ ही इस पुस्तक की समीक्षा भी होगी, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जाने माने प्रोफेसर दीपक मल्लिक, कला संकाय के पूर्व डीन प्रोफेसर कमलशील, प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर बेदुला जायसवाल, प्रख्यात आलोचक प्रोफेसर अवधेश प्रधान, IRS डॉक्टर अभय ठाकुर एवं प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर राम सुधार सिंह प्रमुख रूप से भाग लेंगे। उपरोक्त जानकारी जगतगंज रॉयल परिवार के प्रतिनिधि JSRFP के संरक्षक प्रदीप नारायण सिंह एवं कार्यक्रम समन्वयक अशोक वर्मा ने संयुक्त रूप से मंगलवार को पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत भी की।
श्री सिंह के अनुसार ऐतिहासिक इतिहास की सप्रमाण वास्तविक स्थिति दुनिया के सामने लाने और अपने पूर्वजों के यथार्थ जीवन और उपलब्धियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अथक परिश्रम कर इतिहासकार विशेषज्ञों के सहयोग से अनगिनत दस्तावेजों का संकलन किया है, ताकि संसार को बनारस और यहाँ के राज परिवार का यथार्थ दिखाया जा सके। इसी बात को ध्यान में रखकर इतिहासविद H.A. कुरैशी एवं श्रेया पाठक ने उपरोक्त पुस्तक की रचना की है, जिसे दुनिया के इतिहासकार विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा होगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे आधुनिक इतिहास बनेगा। बनारस ही नहीं, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। ये पुस्तक एक शोध ग्रंथ है। इसमें प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर नई बातें शोध से प्रकाश में आई हैं कि सारनाथ की प्रथम आकस्मिक खुदाई मेरे पूर्व बाबू जगत सिंह ने 1787 से 1790 के बीच में कराई थी, एवं जब निचले स्तर पर एक कॉन्क्रीट मिली जिसमें कुछ अस्थियां, रत्न एवं जेवरात मिले, तो उन्होंने खनन को तत्काल रोक दिया और वह यह समझ गए कि यहाँ कोई समाधि स्थल तरह की चीज है। अस्थियों को उन्होंने सनातन परंपरा अनुसार गंगा में विसर्जित कर दिया और अन्य बहुमूल्य सामग्री तत्कालीन कमिश्नर डंकन जी के माध्यम से एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता को प्रेषित कर दी। दूसरा स्फूट धर्म राजिका का अवशेष है। वर्तमान में उसे अपना नाम देकर जगत सिंह स्फूट के नाम से स्थापित कर दिया। श्री सिंह ने बताया कि 1857 से 18 वर्ष पूर्व 14 जनवरी 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बनारस में एक योजनाबद्ध सशस्त्र विरोध का नेतृत्व किया था। वजीर अली खान के साथ परिणाम स्वरूप उन्हें सजाए मौत की सजा सुनाई गई, जिसे तुरंत परिवर्तित कर देश निकाला कर सेंट हेलिना भेजने का आदेश पारित हुआ, किंतु इन्होंने वहां जाने से अच्छा अपने देश के गंगा सागर में 20 अक्टूबर 1799 को जल समाधि ले ली। मैं 1918 से बाद में 1919 में एक कमेटी का गठन हुआ, जिसमें हमारे श्रद्धेय बड़े त्रिपुरारी शंकर जी एडवोकेट, राणा पीवी सिंह साहब, अरविंद कुमार सिंह जी और श्रेया पाठक जी ये सदस्य थे। ये गठन ये हुआ कि सारनाथ में जो ये लिखा गया है कि उन्होंने गंगा जी में इसको फेंक दिया, तो ये बात कचोटती थी मुझे कि भाई इतना हमारा परिवार सनातनी है, इतना अच्छा है, ऐसा फेंकेगा तो नहीं। उन्होंने अब ये सिद्ध हो गया, उन्होंने प्रवाहित किया उसको, और ये एक आकस्मिक खुदाई थी। और जैसे ही उन्होंने जाना कि एक मंजूषा नीचे मिली है और जिसमें कुछ अस्थियां भी हैं, कुछ ज्वेलरी भी बहुमूल्य है, कुछ रत्न हैं, उन्होंने खुदाई रुकवा दी और जो दूसरा स्तूप था उसको छोड़ दिया और उन्होंने पूरे सारनाथ को जगतगंज स्तूप का नाम देते हुए लगभग 1790 में संरक्षित कर दिया। टाउन हॉल में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर चलने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन मंगलवार को टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री एवं दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी थे। इस अवसर पर उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उपस्थित जनों के साथ संकल्प लिया। मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु तथा विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने इस अवसर पर पात्र लाभार्थियों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन के अंतर्गत निःशुल्क चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप तथा राशन कार्ड प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जोनल अधिकारी संजय तिवारी, पार्षद संजय केसरी आदि सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र की जनता उपस्थित रही। काशी तमिल संगमम को लेकर रेलवे प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत तमिलनाडु से वाराणसी के लिए 7 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी। काशी तमिल संगमम का आयोजन 17 से 31 दिसंबर तक किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है। काशी तमिल संगमम को लेकर आयोजन एवं प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। रेलवे प्रशासन द्वारा संगमम को लेकर 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसका पहला जत्था 17 दिसंबर को सुबह 4 बजे के आसपास वाराणसी पहुंचेगा। हर बोगी में 200 से ज्यादा लोग आएंगे, जिसमें 1500 से ज्यादा लोग शामिल होने के लिए तमिलनाडु से वाराणसी पहुंचेंगे। काशी के बाद सभी लोगों को अयोध्या दर्शन कराया जाएगा। तमिलनाडु से पहुंचे लोगों का
रहने खाने एवं भ्रमण की सारी व्यवस्था IRCTC द्वारा की गई है। वाराणसी कैंट रेलवे जंक्शन के निदेशक गौरव दीक्षित ने बताया कि काशी तमिल संगमम इस बार 17 तारीख से आयोजित की जा रही है। तमिलनाडु से वाराणसी 7 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहला जत्था 17 दिसंबर सुबह 4 बजे पहुंचेगा। उसके बाद IRCTC द्वारा उन्हें रहने खाने एवं काशी भ्रमण कराया जाएगा, जिसके बाद अयोध्या दर्शन पूजन के लिए लोग जाएंगे। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन 17 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक वाराणसी में किया जा रहा है। तो तमिलनाडु से जो यात्री आ रहे हैं उनको वाराणसी लाने के लिए रेलवे द्वारा 7 स्पेशल ट्रेनों का प्लान किया गया है, जो कि वहाँ से काशी तमिल संगमम में आने वाले यात्रियों के साथ साथ नॉर्मल पब्लिक को भी लेके आएंगे। इनमें से पहली ट्रेन जो 15 तारीख को तमिलनाडु के चेन्नई से चल के 17 तारीख को सुबह 4:30 बजे वाराणसी आएगी। और इस तरह के टोटल 7 ट्रिप यहाँ पे आएंगे, जिनमें से हर ट्रेन में 3 कोच में काशी तमिल संगमम के यात्री रहेंगे। बाकी ट्रेन जो है नॉर्मल पब्लिक के लिए रहेगी। वो यात्री यहाँ पर उतरेंगे और फिर उनको IRCTC द्वारा उनके बाकी व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन की, खाने पीने की, रहने की और घूमने फिरने की, काशी दर्शन की सारी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा ये यात्री यहाँ से अयोध्या और प्रयागराज भी जाएंगे और वापस आके वाराणसी से अपनी वापसी की ट्रेन पकड़ेंगे, जिसमें कि पहली ट्रिप 20 दिसंबर को रात में 23:20 पर यहाँ से चेन्नई के लिए रवाना होगी। इसी तरह की टोटल 7 ट्रिप्स हैं, जो कि कुछ ट्रेनें चेन्नई से, कुछ कोयम्बटूर से और कुछ कन्याकुमारी से वाराणसी आएंगी। पहला जत्था कब आएगा और कितने लोग पूरे आएंगे? क्योंकि पहला जत्था ये वाराणसी में 17 दिसंबर को सुबह 4:30 बजे आने का प्लान है। हर ट्रिप में लगभग 200 लोग रहेंगे। टोटल 7 ट्रिप है, तो अराउंड 1500 लोग के आसपास लोग टोटल इसमें आएंगे। ठंड से बचाव के लिए सुबह बनारस क्लब ने जरूरतमंदों में कंबल वितरण किया। ठंड रूपी मानसून ने धीरे धीरे करके पूरे देश पर अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। दिन के मुकाबले रात में ठंड को पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है। टिटरन की मार झेल रहे गरीब, बेसहारा, लाचार लोगों की विकसित मांग को देखते हुए गुजरात के श्री स्वामी नारायण मंदिर वरताल संस्थान के महंत डॉक्टर संत बल्लभ दास जी के दिशा निर्देश पर काशी के मक्षुद्री में स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के महंत प्रेम स्वरूप दास की ओर से स्वर्गीय मिथिलेश जायसवाल की स्मृति में सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, महासचिव राजन सोनी, उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में नीची बाग स्थित संकटहरण हनुमान जी के मंदिर के पास जरूरतमंद असहाय गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान मुकेश जायसवाल एवं डॉक्टर अशोक कुमार राय ने आशा व्यक्त किया कि सभी समाज सेवी संस्था हर साल की भांति इस बार भी इस नेक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेगी। साथ ही साथ संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल द्वारा नगर निगम प्रशासन से मांग की गई कि वह मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार पड़ने वाले कड़ाके की सर्दी के मौसम को देखते हुए वह जगह जगह व्यापक स्तर पर रैन बसेरे के साथ अलाव जलाने की व्यवस्था पूर्णतः तैयारी के साथ करने के लिए कटिबद्ध रहे, जिससे गली कूचे सड़क पर रात व्यतीत करने वाले असहाय लोगों को ठंड से राहत मिले। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भावेश भाई, महासचिव राजन सोनी, उपाध्यक्ष अनिल केसरी, उपाध्यक्ष मोहम्मद जुबैर, उमेश जायसवाल आदि लोग शामिल थे। गरीब और असहायों के वक्ती मांग को देखते हुए आज हम लोग सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब की ओर से विगत कई वर्षों की भांति नीची बाग स्थित संकटहरण हनुमान जी के मंदिर के पास असहायों और गरीबों के बीच कंबल का वितरण किए हैं तथा सभी समाज सेवियों से अपील करते हैं कि वो जिस प्रकार से इस पुनीत कार्य में भाग लेते हैं उसको देखते हुए जो है वो पुनः इस कार्य में भाग लें। और मैं धन्यवाद देता हूँ स्वामी नारायण के मंदिर के महंत स्वामी श्री प्रेम स्वरूप दास जी को, जिन्होंने कंबल बांटने का हमको प्रेरणा दिया, तथा मैं सभी नगर निगम प्रशासन से भी ये मांग करता हूँ कि वक्ती मांग को देखते हुए जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था करें। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।